तो श्रेणी क्रम संयोजन हमने सेलों का पढ़ लिया था, अब हमें सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। मान लिया कि दो सेल है जिसका एक का विभव E1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, और दूसरा सेल है जिसका विभव E2 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। ओके, और इस पूरे परिपथ का बाह्य प्रतिरोध हम कितना मान लेंगे? R, कैपिटल R। बाह्य प्रतिरोध को हम वैसे भी हम कैपिटल R से दिखाते हैं। तो क्या है, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, दो सेल जुड़े हुए हैं E1 और E2। हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसको हमने दिखा दिया R1 और R2 से। फिर सेल का प्लस टर्मिनल कहाँ है, देखो जरा, ये सेल का प्लस है और ये माइनस। करंट कहाँ से निकलता है? हमेशा प्लस से निकलता है, माइनस की तरफ जाता है। देखो प्लस से करंट निकलेगा तो E1 से जो करंट निकला उसको हम किस चीज से दिखा रहे हैं? I1 से। और जो E2 से करंट निकला उसको I2 से। दोनों करंट आए और आ करके यहाँ पर मिले। देखो एक करंट I1 से जा रहा है, एक I2 से जा रहा है, ये जंक्शन है, यहाँ पे मिलेंगे दोनों करंट I1 और I2। तो जो नया करंट यहाँ पे बना उसको हम I से दिखा रहे हैं। और ये I एक्चुअल में है क्या? ये जो I है ये I1 और I2 को दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। बेसिकली इस पूरे डेरिवेशन में हमें I की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? I की वैल्यू निकालनी है। और I की वैल्यू कैसे निकालोगे? जब आप I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमें I1 और I2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो कुल धारा, मैं वही वाला लाइन रिपीट कर रहा हूँ, हम डेरिवेशन पे आ रहे हैं, हम सीधा आ रहे हैं। परिपथ में हमें क्या निकालना है? टोटल धारा। परिपथ में कुल धारा I बराबर कितना होता है? I1 प्लस I2। कितना होता है नहीं, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है? I किसके बराबर है? I1 और I2 दोनों मिल जा रहे हैं। अब I1 और I2 कैसे निकालेंगे? वो हमारा निकलेगा सेल के फॉर्मूले से। सेल का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली सेल का फॉर्मूला होता है ये, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, E बराबर V प्लस आई आर, ये सेल का फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले को पहले वाले सेल के लिए अप्लाई करें, पहले सेल का विभव, E का मतलब क्या है? ये सेल का विभव भी कह सकते हो E को, और सेल का विद्युत वाहक बल भी कहते हैं EMF। तो ये पहले सेल का EMF बोल लो या विभव बोल लो। E1 बराबर, देखो E बराबर V प्लस आई आर। तो पूरे V तो क्या है? V पूरे परिपथ का वोल्टेज है, तो पूरे परिपथ का वोल्टेज तो V ही मान लो कि पूरे परिपथ का वोल्टेज कितना है? V। E1 और E2 के लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए टोटल V मानेंगे। तो E1 कितना हो जाएगा पहले सेल के लिए? E1, V तो सबके लिए सेम है। I क्या? करंट। पहले सेल के वजह से कितनी करंट निकल रही है? I1। तो I की जगह पे क्या आ गया? I1। और फिर R क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। तो पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1 है। बस आपने वैल्यू पुट की, E बराबर V प्लस आई आर फॉर्मूला था, तो पहले सेल के लिए E हो गया E1, V की जगह V, क्योंकि V सबके लिए सेम है, I की जगह I1 और R के लिए R1। यहाँ से आपने I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 की वैल्यू निकालोगे, फिर दूसरे सेल के लिए I2 निकालोगे, और जब I1 I2 निकल जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, I निकल जाएगा। तो ये हो गया पहले सेल का EMF। ओके, तो यहाँ से चाहो तो आप I1 की वैल्यू निकाल सकते हो। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? देखो यहाँ से I1 की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले आप I1 R1 को एक साइड छोड़ दो और V को दूसरे साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस V। V दूसरी साइड आया, E1 माइनस V। हमें सिर्फ I1 की वैल्यू चाहिए, तो R1 को क्या करना पड़ेगा? बटे में, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो I1 बराबर क्या हो गया? E1 माइनस V बटे R1। तो आपने ये I1 की वैल्यू ला दी। आपको ये सारी वैल्यू ना लास्ट में जाके इस वाले समीकरण में डाल देना है। I1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देंगे,
फिर I2 की आएगी, फिर इसको यहाँ पुट करेंगे, देन देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो ये पहले सेल का ईएमएफ था। 10 जल्दी से देखो, दूसरे सेल का ईएमएफ बोलो, विद्युत वाहक बल बोलो या विभव बोलो, बात वही है। कितना हो जाएगा? दूसरे सेल का विभव को किस चीज से दिखा रहे हैं? दूसरे सेल का E2 है, V तो सबके लिए सेम है। दूसरे सेल से निकलने वाला करंट कौन है? I2। अब I के बाद क्या था? R। तो दूसरे सेल का R कितना है? R2। तो यहां से I2 निकालना है। जैसे आपने ऊपर I1 निकाला, वैसे नीचे I2 निकालोगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर जो E1 था, नीचे क्या आ जाएगा? V तो सब पे सेम ही है, और ऊपर R1 था तो नीचे हो जाएगा R2। तो देखो I1 आ गया, I2 आ गया। अब दोनों की वैल्यू क्यों ला रहे थे हम? क्योंकि हमें इसमें रखना है, टोटल करंट निकालना है। अब बस I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। जो कटेगा उसे काट लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं I1 व I2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। ठीक है, ये I1 का जो वैल्यू है और I2 का वैल्यू है, दोनों को आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, यहाँ पुट करना है, तब देखेंगे क्या आएगा। तो क्या था आपका? I1 व I2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर देखो जरा, I इक्वेशन 1 क्या है? I बराबर I1 प्लस I2। I1 कितना है? I1 कितना है? E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस, तो I प्लस I2, I2 कितना है? E2 माइनस V अपॉन R2। वैल्यू पुट किया है बस, E2 माइनस V अपॉन R2, वैल्यू पुट किया आपने। अभी तक कुछ ऐसा लगा जो समझ में ना आ रहा हो? बस इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख दिया है आपने, E बराबर V प्लस आई आर। E1 के लिए E1 R1 कर दिया, E1 I1 R1, E2 के लिए E2 I2 R2 कर दिया। बस उसी से I1 I2 निकाला है, जो आया वैल्यू पुट कर दिया आपने I1 प्लस I2 की। अब देखो यहाँ पे, अब जो पुट करना था फिजिक्स था यहीं तक था, अब यहाँ से मैथ है, वो भी 7वीं 8वीं लेवल का मैथ है। देखो ये हर है R1, ये दोनों से डिवाइड में है, तो इसको E1 बटे R1 माइनस V बटे R1 कर सकते हैं। दोनों के बटे में है R1। देखो इसको तोड़ोगे अलग अलग तो ये हो गया E1 बटे R1 माइनस ये आल्सो V के भी बटे में है, तो V बटे R1। देखो ये R1 E के भी बटे में था, V के भी बटे में था, आपने अलग अलग तोड़ दिया। अब आगे वैसे ही R2 है, R2 E2 के भी बटे में है और आल्सो R2 V के भी बटे में है। अब क्या करोगे, जिस E वाला टर्म है उसको एक साथ ले लो और V वाले टर्म को एक साथ ले लो। E वाला कौन कौन है? E1 अपॉन R1 और कौन है? प्लस E2 अपॉन R2। ये E वाला टर्म हो गया। V वाले टर्म को ले लो एक साथ, V अपॉन R1। देखो ये माइनस माइनस है दोनों, तो मैं माइनस बाहर कॉमन ले ले रहा हूँ, दोनों में माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, तो जो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो V R1 और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये आएगा प्लस, ये क्या बच गया? V R2। सिंपल। मैंने कहा फिजिक्स बस यहीं तक अप्लाई था, वैल्यू पुट करने तक। अब यहाँ पे सिंपल मैथ है, इतना मैथ समझ में आ रहा है? बस वैल्यू पुट किया है आपने। अब सिंपल मैथ, दोनों 1/R1 R2 है, दोनों का गुणा, वो एलसीएम निकाल लो। कैसे निकालोगे? I1 इंटू R2, ये हो गया, सॉरी I1 कह रहा हूँ, R1 इंटू R2 और क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 गया E1 के पास, R1 गया E2 के पास, ये हो गया E1 R2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस R1 उधर गया तो ये हो गया E2 R1, ये माइनस
कॉमन है कुछ दोनों में, देखो क्या कॉमन है, v कॉमन है दोनों में, v बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया 1/r1 प्लस 1/r2। चाहो तो इसको यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1/r1 प्लस 1/r2 को आप क्या लिख सकते हो, चलो एक लाइन बढ़ भी जाए तो दिक्कत नहीं है, यही चीज़ है, ये तो ऊपर आ गया जो भी आंसर आना था, r2 e2r1 अपॉन r1 r2 ये आ गया, माइनस v, बस ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म को कैलकुलेट कर लो, r1 r2 दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, r1 इंटू गुणा कर देना पड़ता है, और गुणा नीचे गुणा होगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, r2 r1 के ऊपर, r1 r2 के ऊपर, तो r2 इधर आ जाएगा प्लस r1 इधर आ जाएगा। ये सिंपल सा आप इतना भी छोड़ दोगे तो, और विद्युत धारा पूछा गया होगा सिर्फ, तो आपका ये आंसर माना जाएगा। अगर सिर्फ विद्युत धारा निकालना हो, इतना भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, अदर वैल्यू निकालने के लिए, ई और आर की वैल्यू निकालने के लिए हम बस तुलना कर देते थे। ठीक है, आई हो गया ये। अब आप क्या करोगे, अगर सिर्फ विद्युत धारा पूछा जाए तो आपका काम सिर्फ इतना ही करके आप छोड़ दोगे, लेकिन अगर एग्जामिनर और भी कुछ पूछे, विद्युत वाहक बल कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, सबकी वैल्यू पूछे, तब आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस डेरिवेशन में याद रखना इसके चांसेस थोड़ा कम रहते हैं आने के, मतलब इस चैप्टर में जितने टॉपिक्स है उसकी तुलना में ये सबसे कम चांसेस होता है इनके आने का। इसके बाद देखो क्या करना है, देखो आगे आई आ गया। अब आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करोगे कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के आसपास लगे, मतलब तुलना करोगे एक तरीके से। तो हम किस तरह से कर सकते हैं कंपेयर, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कुछ भी करके पहले तो इस फॉर्म में लाते हैं, E बराबर V प्लस आई आर। इस फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस V वाला जो टर्म है ना, इसको इधर लेकर के आओ। ठीक है, या फिर पहले ही हटा देते हैं। हमें कुल मिला के जो आंसर आएगा उसको इससे तुलना करना है, और कुछ आंसर हमें ऐसे मैनेज करना है कि E बराबर जो भी टर्म है E वाला, ये जैसे ये पूरा टर्म है, इसकी जगह पे ये आएगा सिंगल E बराबर V की जगह तो V है ही है, आई आर, I की जगह पे यहाँ पर I है और R यहाँ पर है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो हमें ये V हटाना है। देखो फ्यूचर में जाके हमें V से तुलना करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे V सिंगल है और यहाँ पे V सिंगल नहीं है, हमें ये V के साथ जो भी है उसको हटाना है। कैसे हटा सकते हो, V के साथ जो है वो जो भी है आप इसको हटाओगे जब आप इसके उल्टे का गुणा कर दोगे साथ में। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ये वाला टर्म अभी समझ में आ जाएगा करते ही, कोई समीकरण डाल दो, कोई समीकरण डाल सकते हो। इक्वेशन 2 में किसका गुणा कर दोगे, जो ये टर्म है इसके उल्टे का गुणा कर दोगे ना, तो ये पूरा कट जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बिठा करके, या फिर सीधा चलते हैं। इक्वेशन 2 में इसके उल्टा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 है ना, इसके ठीक उल्टे का गुणा कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। कैसे मैं कह रहा हूँ गायब हो जाएगा, सपोज एक इक्वेशन मानते हैं हम, x बराबर 4y, मैं माना ये मान रहा हूँ x बराबर 4y, और हम चाहते हैं कि ये इसके बराबर आए, x बराबर y के बराबर आए। हम x बराबर 4y को x बराबर y से तुलना कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अलग लग रहा है, बस इसमें 4y और उसमें क्या है, हम क्या चाहते हैं कि 4 गायब हो जाए। 4 कैसे गायब होगा, जब दोनों साइड से आप क्या करोगे, ये 4 गुणा में है ना, कुछ ऐसा करोगे कि दोनों साइड से 4 का भाग हो जाए। ये 4 है तो ये 4/1 है, माना कुछ भी नहीं होता तो 4/1, तो आप क्या करोगे, इधर भी 4 का भाग कर दो, तो x बटे क्या हो जाएगा 4, और इस साइड भी 4 का भाग कर दो तो क्या होगा 4y/4। तो देखो यहाँ से 4 4 कट जाएगा और वहाँ पे सिंगल y बच गया। कुछ ऐसा ही इस साइड भी कर रहे हैं
हम चाहते हैं कि v अकेला बचे, तो जो बगल में है उसका हम, जो ये बाकी टर्म गुणा में है, हम इसका भाग कर देंगे, तो ये बगल में जो भी बचेगा सब कट जाएगा। तो इक्वेशन 2 में किसका भाग करोगे, एकदम ये जो टर्म है इसके उल्टे का गुणा करो या भाग करो, गुणा करके लिख सकते हैं। देखो r1 r2 नीचे है, भाग में है, हम इसको ऊपर लिख रहे हैं r1 r2, और r1 प्लस r2 देखो ऊपर है, गुणा में है, तो हम इसको किस में ले जा रहे हैं, भाग में। r1 r2 लिखो या r2 प्लस r1 लिखो। इक्वेशन 2 में इसका गुणा करने पर, गुणा करने पर वैल्यू पुट करते हैं, पूरे इक्वेशन में करना है, i के साथ इसका गुणा करूं, i ये क्या हो गया r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, बस इस लालच में हम गुणा कर रहे हैं कि v सिंगल बचेगा, बराबर। फिर इस वाले पूरे टर्म के साथ इसका गुणा करो, ये टर्म क्या है e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2, ये पूरा टर्म है, और इसका गुणा किसके साथ किया, इसके साथ r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये हो गया। फिर उधर बचा माइनस v, क्या है ये r2 प्लस r1, r2 प्लस r1 अपॉन r1 r2, और इस वाले टर्म का गुणा किसके साथ किया, इसका तो सबके साथ कर रहे हैं, इधर भी किया इसका गुणा, इधर भी किया, अब इसका उधर भी करेंगे, क्या है r1 r2, और नीचे क्या है r1 प्लस r2। देखो कुछ कट रहा है, ये सब किया क्यों हमने, इस लालच में क्या कि v अकेला बचे। देखो r1 r2 नीचे है और r1 r2 ऊपर भी है, तो r1 r2 से r1 r2 कैंसिल। फिर ऊपर भी देखो r1 प्लस r2 है, नीचे भी क्या है r1 प्लस r2 है, तो ये भी पूरा कैंसिल। तो देखो पूरा टर्म कैंसिल हो गया, अकेले क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ v बच गया, और हम यही चाहते थे, क्योंकि फ्यूचर में जाके हम इसकी तुलना इससे करेंगे और ये v अकेला है। और कुछ कट रहा है, r1 r2 से r1 r2 कट गया, अब जो वैल्यू है उसको रख सकते हो, अब वैल्यू पुट कर दो, क्या बच गया i r1 r2 r1 प्लस r2, ये क्या बच गया e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस, ये देखो r1 r2 बगल में था, हमने इसके साथ ही लिख दिया। उधर देखो सारे टर्म कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ v बच गया। और हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ताकि हम इससे तुलना कर पाए, e बराबर v प्लस आई आर से। तो यार देखो पहले e चाहिए ना हमें, तो हम e को आगे, e को अकेला छोड़ते हैं, उस माइनस v को इधर लेके आएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। ये माइनस v को आप इस साइड लेके आओ तो प्लस v होगा, v प्लस आई आर इस रूप में आ जाएगा, v प्लस आई आर और बराबर e, बराबर e, इसकी जैसा हो जाएगा। देखो इसको मिटा देता हूं, आप बस तुलना कर रहे हो इससे, e बराबर v प्लस आई आर से। कुछ इक्वेशन डाल दो उसको, या फिर इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाओ, माइनस v दूसरी साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक साइड बस इतना छोड़ दो, e1 r2 e2 r1 r1 प्लस r2, इसको अकेला छोड़ दो, इसको छोड़ देना अकेला, e1 r2 प्लस e1 r1, नीचे क्या है, सॉरी e1 r2, ये ना e2 r1, नीचे क्या है r1 प्लस r2, इसे अकेला छोड़ दो। अब बराबर माइनस को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है, ये हो गया प्लस v, ये इधर आ गया प्लस v, और आगे क्या है i, नीचे क्या है r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। देखो हुआ कुछ नहीं, बस आपने जो माइनस v था उसको इधर लेकर आए तो प्लस v हो गया, प्लस v, और बगल में क्या बच गया प्लस i r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, और ये जो टर्म था इसको आपने अकेला छोड़ दिया,
ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम कर रहे हैं तुलना करेंगे तो आंसर आ जाए, इसलिए ये सब क्वेश्चंस ना मैं भी एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कक्षा 6 में किया है, क्लास 6 के मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें गुणांक की सहायता से हम एग्जैक्ट वैल्यू का पता करते थे, कोएफिशिएंट की सहायता से। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन बनाओ अपनी मर्जी से। आपके पास एक समीकरण है, द्विघात समीकरण पड़ा है 6, 7, 8 में, क्या होता था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर, ये होता था द्विघात समीकरण। आपको एक इक्वेशन सपोज आप सॉल्व कर रहे हो, आपको वैल्यू चाहिए 4x² प्लस 6x प्लस c। ठीक है, c का मान रख लो, कुछ भी रख लो, 7 रख लो सपोज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए द्विघात समीकरण, द्विघात क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात कितने हैं? 2। ये आंसर जो है, दिए गए द्विघात समीकरण में a, b व c का मान ज्ञात कीजिए। तो a, b, c का मान कैसे ज्ञात करते थे? ये कक्षा 6, 7 की क्लास में पूछा जाता था क्वेश्चन, तब हमें बहुत टफ लगता था। अब ये जो इक्वेशन दिया है इसमें a, b, c का मान कैसे निकालोगे? तब एक्चुअल जो द्विघात समीकरण हम उससे तुलना करते थे। देखो x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो a की जगह पे कौन है? 4, तो a बराबर कितना आ गया? 4। b की जगह पे कौन है? 6, तो b बराबर कितना आ गया? 6। c की जगह कौन है? तो c बराबर 7। ये सब कक्षा 6, 7 में करते थे हम ये। ठीक है, जब हम कोएफिशिएंट की तुलना करते थे आपस में, वैसे ही काम कुछ यहाँ पे भी कर रहे हैं, उसी लेवल का मैथ का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम इस आंसर के थ्रू हम रियल आंसर एक निकालेंगे। कैसे? ये जो आया इसकी तुलना करोगे इस इक्वेशन से, जो रियल इक्वेशन है ये वाले। चूंकि इक्वेशन क्या है? E बराबर V प्लस क्या होता है? IR, ये होता है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन है E बराबर V प्लस IR। तो एक इक्वेशन इसको मान लो, ये पहला दूसरा इक्वेशन है, इसको मान लो ये तीसरा इक्वेशन है, और इसको मान लो चौथा इक्वेशन है, और दोनों की आपस में तुलना करो जरा, आपको आंसर मिल जाएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर लिख दो इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं, इक्वेशन 3 एंड 4। 3 व 4 की तुलना करने पर अब देखो E की जगह पे कौन है ऊपर? E की जगह पे पूरा टर्म क्या है? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, अब बस आप तुलना कर रहे हो, E की जगह पे ये वैल्यू है तो आपको E मिल गया, E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो आपको एक आंसर मिल गया नया E, आपको E मिल गया। और तुलना करो नीचे, देखो V की जगह पे V एज इट इज है, हमने V सिंगल लाने के लिए ही ये सब गुणा भाग किया था यहाँ पे, ताकि V सिंगल बचे, ताकि आप तुलना कर लो। तो E की जगह पे ये वैल्यू, V की जगह पे क्या है? V, I की जगह पे क्या है? I। स्मॉल कैपिटल उतना मायने नहीं रखता है, आप चाहो तो स्मॉल I को भी किससे दिखा सकते हो? कैपिटल I से दिखा सकते हो। और R की जगह पे तुलना करो जरा, R का वैल्यू कितना आ रहा है? ये, तो R की वैल्यू आ रही है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये देखो आपने तुलना किया, आपने I की वैल्यू ला दी, E की वैल्यू ला दी, R की ला दी, तीनों आंसर आ गया आपका। बस इतना करना था इसको। अब लग रहा है कोई डाउट था इसमें? सेकंड केस क्या था? सेकंड केस क्या था? अगर जो सेल है वो 2 से अधिक हो और सबका विद्युत वाहक बल क्या हो? सेम। सबका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो? मतलब वो E1 E2 E3 ना हो, सबका विद्युत वाहक बल E हो, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 ना हो, सबका क्या हो? R। तो ये इतना था, उसको भी एक बार देख लेते हैं जल्दी। इसमें तो 2 ही माना था, बहुत सारे जुड़े हो तो मान लेते हैं। एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, और इस बीच में बहुत सारे सेल हैं, इधर
बहुत सारे सेल हैं, मान लो कितने नंबर ऑफ सेल हैं, n सेल हैं टोटल। n का मतलब 10 12 20 कितना भी हो सकता है, ये आपस में जुड़े हैं, ठीक है। ये और फिर जैसे हम करते थे, एक बाह्य प्रतिरोध दे दिया आपने। बाह्य प्रतिरोध का मतलब क्या है, सेल लगाया है अगर आपने तो सेल का यूज भी तो करना है आपको। बाह्य प्रतिरोध का मतलब हो गया जैसे आपने ऊपर सेल लगाया, नीचे ये बल्ब लगाया। प्रतिरोध का मतलब कोई भी मशीन हो सकता है, तो उससे आप बल्ब जला रहे हो, तो ये प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो मान लो सेल कौन कौन से हैं, बहुत सारे सेल हैं और सबका विद्युत वाहक बल कितना मान लो, E मान लो, इसका भी E, इसका भी E, और जो n बार n टाइम्स में आया उसका भी कितना है E, और सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लो, R R R, और कितने सेल हैं ये टोटल n। तो हम इसमें क्या करते थे, इस कंडीशन में हम पता करते थे इसका आंतरिक प्रतिरोध पता करते थे, E पता करते थे, क्या होगा E तो E रहेगा, E चेंज नहीं होगा। हम पता करते थे इसका आंतरिक प्रतिरोध और I कैसे पता करोगे, ओम का नियम क्या है, V बराबर I R, ये ओम का नियम है। सेल वाले टर्म में 12th में आके आपने इस नियम को कैसे चेंज किया, V की जगह आप किसका यूज करते हो, अगर सेल है तो E, सेल होगा तो V की जगह E रखना होगा, और बाह्य प्रतिरोध की जगह क्या रखना पड़ा होगा, आंतरिक प्रतिरोध रखना पड़ता है। तो यहां से आप I निकाल सकते हो, I कितना हो जाएगा, I बराबर E अपॉन, आप बस इसी फॉर्मूले का यूज करके I निकालोगे। यहाँ पे I कैसे निकलेगा, I निकालने के लिए E का पता होना जरूरी है, क्योंकि सबका आंतरिक, सबका विद्युत वाहक बल क्या है, E है, तो E सेम ही रहेगा, सब में E सेम रहेगा। और हमें ये भी पता है समांतर क्रम में विभव चेंज नहीं होता है, सेम ही रखते हैं। चेंज होगा तो सिर्फ R की वैल्यू, R अलग हो जाएगा। तो इस केस में आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आंतरिक प्रतिरोध, कैसा आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/R डैश बराबर, क्योंकि ये समांतर क्रम है इसलिए 1 के फॉर्म में आएगा, और सबको जोड़ो R R R, कितने टाइम्स से ये n टाइम्स जुड़े हैं, 1/R प्लस 1/R डॉट 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 डॉट, और कितने टाइम है ये n टाइम्स है, n बार लिख दो इधर, n बार 1/R डैश 1/R 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 1/R, इसको बार बार जोड़ते रहो, जितने बार ये जुड़ेगा उतने बार ऊपर गुणा होते जाएगा। तो ये कितने बार है, ऊपर आ जाएगा n और नीचे आ जाएगा, कैसे आएगा n, आप जितने बार जोड़ते जाओगे, जैसे कि 1/4 है, 1/4 को आप जोड़ते चले जाओ, जितने बार जोड़ोगे उतना ज़्यादा, नीचे तो जोड़ो जरा, नीचे तो 1/4 कॉमन है, ऊपर क्या आ रहा है 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितने बार आया 5, तो ये हो गया 5/4। वैसे ये वाली वैल्यू n बार जुड़ रही है, n बार, तो 1/R को आपने n से गुणा कर दिया, ये 1/R डैश आया, R डैश क्या हो जाएगा R/n। तो ये सिंपल सा आंतरिक प्रतिरोध आ गया, R डैश बराबर R/n, बस उसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपका करंट निकल जाएगा। अतः इस दशा में जब एक से अधिक सेल जुड़े हों और सारे सेल का विभव E हो और आंतरिक प्रतिरोध R हो, इस कंडीशन में I कितना होगा, अतः कुल धारा I बराबर, धारा क्या होता है E/R + R, I से भी लिखा सकते हैं ऐसे, E बराबर, E तो E है, R + R, R की जगह लिखोगे R डैश, R डैश की वैल्यू कितनी है, E R + R डैश की वैल्यू है R/n, ये, और चाहो तो इस आंसर को और चेंज कर सकते हो, ये n का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये n R हो गया और ये n ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया n R + R, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये डेरिवेशन मैक्सिमम इतना पूछ सकता है, जितना भी पूछ सकता है बढ़ा चढ़ा के इतना पूछेगा, यहाँ तक पूछेगा। और पहले भी बहुत बार बोला है कि इस चैप्टर में जितने टॉपिक है उसकी तुलना में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
कॉन्सेप्ट में है तो पढ़, सिलेबस में है तो पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, फिर भी पढ़ लिया करो, काम आएगा कभी ना कभी।